अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं उर्दू गज़ल की सेकंड वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं वीडियो बनाई थी उर्दू गज़ल पर, जो बताई थी ब्लॉक 1 में जो है उसके बारे में पढ़ी थी, रीड की थी। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट में क्या आएगा वो हम आज रीड करेंगे उर्दू गज़ल में। उर्दू गज़ल में हम इससे पहले वाले वीडियो में ब्लॉक 1 से पढ़ी थी, जो इकाई में दिया हुआ इकाई ब्लॉक 1 का तारीफ़ दिया हुआ उर्दू गज़ल में, गज़ल की तारीफ़, हिदायत और फ़न, उर्दू गज़ल का आगाज़, ये सब पढ़े थे। तो अब उसका दूसरा हम पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। हम रीड इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को अभी जो सुनता है वो ज़्यादा याद रहता है। आप कितना भी याद करें बैठ के, वो उससे ज़्यादा आप अगर उसको सुन लें तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो ऐसा होता है कि आप अगर सुने हुए हैं तो वो एग्ज़ाम के दौरान वो सारी बातें याद आती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एग्ज़ाम के दौरान जब आप सोचें कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो इंसान चारों तरफ से सोचता है। तो एक ये भी तरीका होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये यूट्यूब में ये सारी चीज़ें सुनी थी, तो वो आपको याद आ जाएगा। और सुनने वाली चीज़ ज़्यादा याद रहती है। जैसा कि आप लोग गाना सुनते हैं तो वो देखना कि बहुत जल्द याद हो जाती है, ज़्यादा से बहुत जल्द याद हो जाती है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि आप लोग ये सुनें और सुन के रखिए। तो आपको क्या होगा ना, जब आप एग्ज़ाम दे तो उस वक्त आपको ये याद आ जाए। तो ये इकाई 2 आज हम पढ़ेंगे। इकाई 2 में उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिका है। तो उर्दू गज़ल में गज़ल गोई की इब्तदाई, जनूबी हिंद में उर्दू गज़ल, शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल, दहली में उर्दू गज़ल, लखनऊ में उर्दू गज़ल, ये सारी चीज़, लखनवी तरक्की पसंद तहरीक का उर्दू गज़ल, जदीदियत का उर्दू गज़ल, आपने क्या सीखा, आप इम्तहान खुद लीजिए, सवालात का जवाब, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ गुलदस्ता इकाई में आपको सनफ़ गज़ल के बारे में वो तमाम बुनियादी बातें मालूम हो जिनसे गज़ल की सनफ़ी साख्त ज़ाहिर होती है ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है उर्दू में गज़ल गोई की इब्तिदा। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब तक आप तर्जुम कर लेते हैं, सही से दिखाई मिलेगा। अब तक आप इस हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं कि बाकायदा एक शनब की हैसियत से गज़ल की इब्तदाई ईरान में हुई, यानी उर्दू में गज़ल के आगाज़ से पहले ईरान में फ़ारसी गज़ल की गई 100 साल की रवायत पूरी आब व ताब के साथ मौजूद थी। वहाँ फ़ारसी गज़ल के मैदान में एक से एक काबिल ज़िक्र शायर इस फ़न से अपना सिक्का बिठा चुके थे। है ना। इस हद में ना सिर्फ ईरान बल्कि हिंदुस्तान में भी फ़ारसी गज़ल का रवाज आम रहा, यहाँ तक कि 17वीं सदी से पहले और उसके बाद भी तवील अरसे तक हिंदुस्तान में फ़ारसी शायरी बालखुसूस फ़ारसी गज़ल का चलन बहुत आम था। चुनांचे उस हद में हिंदुस्तान में फ़ारसी शायर की ऐसी कहकशां नज़र आती है जिसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। हिंदुस्तान के उन फ़ारसी शायर में अमीर खुसरो 1325 से 1356 सबसे नुमायाँ हैसियत के मालिक समझे जाते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उर्दू ज़बान का कदीम नाम है, हिंदवी कदीम उर्दू ज़बान का कदीम नाम है, में भी शायरी की है, हिंदी में भी शायरी की है। लेकिन इनसे मंसूब जो हिंदवी कलाम मिलता है उसमें ज़्यादातर कलाम की सूरत बाकायदा गज़ल की नहीं है। अलबत्ता एक गज़ल जो अमीर खुसरो ने मंसूब की जाती है उसे गज़ल कहा जा सकता है, लेकिन उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि वो खुसरो की है। इस मशहूर गज़ल का मताला हस्ब ज़ैल है। ज़लाल मशकी मखन तख़फ़िल दर आए नए न बनाए बितिया, किताब हिजरा न दर में ऐज़ा न लेहो का है लगाए छतिया। ये गज़ल दिया हुआ है। उस ज़माने तक शुमाली हिंद में उसके सिवा और कोई मिसाल
اردو غزل کی نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس دور میں یہاں شاعری کے میدان میں فارسی کا ہی رواج تھا۔ ہندوستان کے شاعرہ فارسی شعر گوئی کو یہ اپنے کمال فن کے اصل میدان سمجھے جاتے۔ 13ویں اور 14ویں صدی کا زمانہ جو امیر خسرو کا عہد ہے، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، اس کے بہت بعد تک ہندوستان کے بڑے علاقے میں بالعموم شمالی ہند میں باخلوص فارسی شاعری کے چلن کا یہ عالم تھا کہ شاعری کا لفظ عموماً فارسی شاعری مراد کی جاتی تھی، اور غزل کا لفظ عام طور سے فارسی غزل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا ایک صحیح ثبوت 18ویں صدی کے مشہور شاعر اور میر و سودا کے ام عصر قدیم چاند پوری کا درج ذیل شعر ہے، جس میں غزل کے لفظ کو صراحت کے ساتھ فارسی غزل کے لیے لایا گیا ہے۔ قائم میں غزل طور کیا رکھیتا ورنہ ایک بات لشچریسی میں بازبان دکنی تھی۔ جیسا کہ صاف ظاہر ہے کہ قائم کہ اس شعر میں رکھیتا سے مراد اردو غزل ہے۔ اردو اور غزل کے لفظ کو فارسی غزل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ قائم یہاں اپنی اردو شاعری کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رکھیتا کو غزل طور کر دیا، یعنی میرا رکھیتا فارسی غزل کی طرح ہو گیا ہے۔ قائم کے اس بیان میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اردو غزل فارسی کی اہم پالہ ہو گئی۔ اس کے بعد آ جائے گا جنوبی ہند میں اردو غزل۔ امیر خسرو کا وفات 1325 کے بعد طویل عرصے تک شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا کوئی قابل ذکر نمونہ دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم خسرو کے قریب 100 برس بعد جنوبی ہند میں اردو شاعری کی نہ صرف داغ بیل پڑتی ہے، بلکہ دکن کا علاقہ اردو شاعری کے باقاعدہ آغاز کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس دور میں جب دکن میں اردو شاعری کا چلن عام ہوا تو وہاں زیادہ تر مصنوعی کا اور کچھ مذہبی قسم کی شاعری کا رواج رہا۔ ان میں اکثر وہ شعر تھا جو اصلاً صوفی اور ارباب رشید و ہدایت کی حیثیت سے معروف تھے۔ ان ابتدائی شعر میں شیخ بہائی علاء الدین بازن اور قاضی محمود درائے، شیخ علی محمد زوگام دھنی اور غیر صوفی شاعر فخر الدین نظامی کے نام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ ان ابتدائی دکنی شاعراں کے یہاں غزل کی طرف بھی کچھ نہ کچھ میلان ضرور پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے کلام میں جگہ جگہ ایسے نمونے ملتے ہیں جو غزل سے عبارت کہے جا سکتے ہیں۔ ان شعراء میں فیروز شاہی، بہمنی فیروزی، مشتاق اور لطفی کو دکن کی غزل گوئی میں اس لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ انہیں دکن کی ابتدائی غزل گوئی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ مشتاق کی غزل کے یہ اشعار بطور نمونہ دیکھیے: تجھے دیکھے دل تو گیا ہو رے زیوں اپر بالکل کھڑی، دیکھے تو ہے زیوں کے اپرائے دیکھے توئے گل کھڑی، نین تجھ مد بھرے خط نظر میان اشر اوے، ادھر کی یاد کرنے میں زباں اوپر شکر اوے۔ جنوبی ہند میں بہمنی سلطنت کے دور اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ اس دور میں اردو شاعری کا رواج اچھی طرح پھیل گیا تھا۔ بہمنی دور کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی عہد میں اردو شاعری کا دائرہ مزید بڑھتا گیا۔ اب نہ صرف کہ اولیاء سلطنت کے بذات خود اردو شاعری کے میدان میں قدم رکھا، بلکہ انہوں نے اباد اور شاعر کی غیر معمولی بیزاری اور قدردانی کی۔ ان میں محمد قلی قطب شاہ 1612 سے 1565 سے 1612 کے نام سب سے نمایاں ہے، جو قطب شاہی سلطنت کا 5واں حکمراں تھا۔ اس کے عہد میں نہایت اعلیٰ پائے کے بہت شاعروں نے اردو شاعری کو فروغ بخشا۔ محمد قلی قطب شاہ خود
खुद साहब दीवान शायर था और यही नहीं बल्कि उसे उर्दू का पहला साहब दीवान शायर होने का शर्फ हासिल है। उसने कई असनाफ में तबाय आजमाई की और गज़ल में अपनी महारत फ़न का भरपूर इजहार किया। उसने बहुत से बुलंद पाया शायर की सरपरस्ती भी की जो उर्दू शायरी की तारीख का पेशकीमत हिस्सा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उस दौर में शायरी का आम रुझान फ़ारसी से वाबस्ता था और फ़ारसी शायरी की रवायत से जनूबी हिंद के ये शेर अच्छी तरह वाकिफ़ थे। लेकिन उस शेर के ये बहुत बड़ा कारनामा उर्दू ज़बान व अदब पर एहसान है कि उन्होंने अपनी शायरी के लिए फ़ारसी के बजाय उर्दू ज़बान को इख्तियार किया। उस अहद के मशहूर शायरा मोहम्मद कुतुब शाह मेलावज़ी, अहमद गुजराती, ख़ूब मोहम्मद चिश्ती, इब्न निशाती, गवासी वगैरह निहायत बुलंद मर्तबा रखते हैं। दक्षिण में उर्दू गज़ल की रवायत को मुस्तहकम करने और उस सनफ़ में हिंदुस्तानी तहज़ीब और सक़ाफ़त के अनासर को दाखिल करने में उन शायर का अहम किरदार। चंद अशआर बतौर मिसाल: पिया बाज़ प्याला पिया जाए ना, पिया बाज़ एक तल जिया जाए ना, कुतुब शाह नादे मेज़ दीवाने कोहे पंद दवाने कोहे कुछ पंद दिया जाए ना। ये कली कुतुब शाह की शायरी है उर्दू में। उसके बाद दूसरा शायर ये है: वतन फ़कीर हूँ होकर ज़ाहिर गनी रहा हूँ, लोगा में बारिज़ू तो घर का भरम रखिया हूँ, ताकत नहीं दूरी की अब तो बेग आमिर रहे पिया, तुझ बिन मुझसे जीवना बहुत होता है मुश्किल रे पिया। ये मिला वज़ी की शायरी है। उसके बाद आ जाएगा: शरबत पिला मुझे तुझ अधर का, दिल में आज रहता नहीं अक्श हरारत किए बगैर, गाल पर जुल्फ परेशान हो फिरता है तेरा, क्यों ना मैं आज मेरे दिल को परेशान करूँ। ये गवाशी का शेर है। उर्दू शायरी की दुनिया में शनफ़ गज़ल को बाकायदा तौर कायम मुस्तक़बर करने की बुनियादी फरीज़ा वली दखनी 1668-1707 ने अंजाम दिया। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, जनूबी हिंद की शायर ने दीगर अशनाफ के साथ गज़ल को अपना वसीला इज़हार ज़रूर बनाया, लेकिन इस बात में किसी को इख्तलाफ नहीं कि वली से पहले दक्षिण में गज़ल की वो हैसियत न थी जो उसे वली के ज़रिए हासिल हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि जनूबी हिंद के तमाम गज़ल गोई में सबसे बुलंद मर्तबा मालिक वली दखनी है। उर्दू शायरी बखलूश गज़ल गोई के मैदान में वली का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने शोरी तौर पर गज़ल को ऐसे रंग व आहंग से आशना किया कि उर्दू गज़ल पूरी तवानाई के साथ फ़ारसी गज़ल से आँख चार करने के काबिल हुई। उसी के साथ वली का एक गैर मामूली कारनामा ये भी है कि शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल गोई की बाकायदा राय हमवार करने में उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। वली का दीवान जब दिल्ली में मकबूल हुआ तो उसे देखकर यहाँ के फ़ारसी गोश शयरा उर्दू गज़ल की तरफ मतवज्जा हुए। ये वली के आला पाई की गज़लें थी जिससे शुमाली हिंद की शयरा को इस बात का शदीद एहसास हुआ कि उर्दू में भी फ़ारसी गज़ल गोई जैसा कमाल हासिल किया जा सकता है। फिर इसी एहसास के ज़ेर असर शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल गोई का चलन आम हुआ। वली ने उर्दू में गज़ल को ऐसा तर्ज अता किया कि वो फ़ारसी गज़ल के अहम पाला हो गए। उन्होंने फ़ारसी गज़ल की रवायत न सिर्फ इस्तिफ़ादा किया बल्कि उर्दू गज़ल में ऐसे अनासार दाखिल की कि ये गज़ल अपनी मनफरद शनाख्त के साथ कायम हुए और फिर उसी गज़ल से शुमाली हिंद वालों के लिए नमूने का काम किया। वली के अशार देखिए: मफलशी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है हुस्न तेरा हमेशा यकसा, जन्नत से बहार क्यों ना के जावे, जिसे इश्क का तेरकारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, तुझ लब की सफ़त लाल बख्शा सो कहो गा, जादू है तेरे नैन गज़ेला सो कहो। वली के बाद जनूबी हिंद की गज़ल गोई में सराज
वफ़ात 1763 का आबादी का नाम सबसे अहम और नमूना है। सिराज के गज़लों में फ़ारसी गज़ल के अनासार निहायत खूबी के साथ ढाले गए हैं। वह ज़ाहिर है कि अपनी अहद के अक्सर शायरा की तरह सिराज भी फ़ारसी की शेरी रवायत से पूरी तरह आगाह थे। चुनांचा उन्होंने फ़ारसी में भी तबाय आजमाई की। सिराज की काबिल ज़िक्र खूबी ये है कि उन्होंने गज़लों में फ़ारसी मज़ामीन को ज़ाबिज़्ज़त और ताज़गी के साथ बयान किया और फ़ारसी के मरोज तस्बिया और इश्तियार को बड़ी खूबी के साथ बरता। चंद मिसालें। तेरे दन की मशी से मुझे हुआ मालूम, नमाज शाम का है वक्त अब नहायत तंग। डोरे नहीं है सुर्ख तेरी चश्म मस्त में, शायद चढ़ा है खून किसी बेगुनाह का। चिराग मदशी रोशन तेरा तीर है हुस्न वे मिसाल उसका, के चौथे चरग पर खुर्शीद है अक्श जमाल का। इश्क और अकल में हुई है शर्त, जीत और हार का तमाशा है। खबर तेरी तहरी इश्क सुन, ना जीव रहा ना परी रही, ना तू रहा ना तू में रहा, जो रही सुबह खबर रही। आज के लिए यही तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली में उर्दू गज़लें, इन सब के बारे में हम इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं तक रहना है, क्योंकि एक साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो जल्द आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। और लंबा होने से बहुत ये नहीं लगता है कि कब ख़त्म होगा, इसलिए मैं ये वीडियो शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं शुमाली हिंद के बारे में बताऊँगी, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो में दूसरा कुछ बताऊँगी। अभी के लिए यहीं तक।